गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजंपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरक सक्रियता 3D सीरीज प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी उत्प्रेरक के रूप में क्या भूमिका होती है, कैटालाइटिक एक्टिविटी इनमें क्यों होती है, इसी केमिकल रिएक्शन में क्या भूमिका निभाते हैं, उत्प्रेरक के रूप में कैसे कार्य करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या 3D एलिमेंट्स। 3D सीरीज की बात करेंगे अपन कैटालाइटिक एक्टिविटी उत्प्रेरक सक्रियता। तो काफी केमिकल रिएक्शन है जिनमें 3D सीरीज जो है उसके तत्व उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कारण क्या है कि 3D सीरीज के जो तत्व हैं वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि factors responsible for catalytic activity of transition metals। ऐसे क्या कारक हैं जिनकी वजह से 3D सीरीज के जो तत्व हैं वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो पहला कारण प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, यानी कि संक्रमण तत्व जो है उनके पास खाली d कक्षक उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। पहला कारण यह था कि खाली कक्षकों की उपलब्धता के कारण प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, यानी खाली d कक्षकों की वजह से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में भाग लेते हैं 3D सीरीज के एलिमेंट्स। दूसरा है लार्ज सरफेस एरिया, यानी कि इन मेटल्स का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा होता है, कि हैवी मेटल्स होते हैं, भारी तत्व होते हैं, जिनकी वजह से ये कैटालाइटिक एक्टिविटी का प्रदर्शन करते हैं, यानी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। लार्ज सरफेस एरिया, यानी कि अपन हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो अपने को हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो मेटल के ऊपर आकर जमा हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि आप जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा मेटल्स का उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर एब्जॉर्ब होगी, यानी कि लार्ज सरफेस एरिया, और उतने ही ज्यादा केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा केमिकल रिएक्शन होने के चांस बढ़ते हैं, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का दूसरा रीजन ये है लार्ज सरफेस एरिया। तीसरा रीजन है इसका तीसरा फैक्टर है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण भी इनको कैटल यानी कि उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। एक ही तत्व जो है वो +2, +1, +2 से लेके +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण इनको उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है, या ये केमिकल रिएक्शन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं या काम में लिया जाता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही तत्व केमिकल रिएक्शन के अनुसार
+2 +3 +4 +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं का प्रदर्शन करते हैं। चौथा फैक्टर है एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। थ्री या अपन बात करें संक्रमण तत्वों को, संक्रमण तत्वों में समतुल्य यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की क्षमता पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं डी संक्रमण तत्व जो, यानी संक्रमण तत्व सबसे अधिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या अपन बोले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एबिलिटी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये 4 फैक्टर थे संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में क्यों कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, इसके 4 कारक हैं अपने पास। पहला था प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, इनके पास संक्रमण तत्वों के पास खाली डी कक्षक मौजूद होते हैं। दूसरा लार्ज सरफेस एरिया, इन तत्वों का या मेटल्स का क्षेत्रफल जो है वो अधिक होता है, बड़ा होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तत्व जो है परिवर्ती चेंजेबल या वेरिएबल ऑक्सीकरण अवस्थाओं का प्रदर्शन करते हैं। चौथा है एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने की इनमें योग्यता होती है। तो अपन उदाहरण के तौर पर देखें अपन तो पॉलीफिनों के हाइड्रोजनीकरण के लिए निकिल जो है उसको उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। NH3 अमोनिया SO2 इनके हाइड्रोजनीकरण के लिए प्लेटिनम जो है उसको उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। SO2 और NH3 इनके हाइड्रोजनीकरण के लिए नहीं, ऑक्सीकरण के लिए प्लेटिनम धातु को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन, अगला पॉइंट इनका अंतराकाशीय यौगिक बनाने की क्षमता। अगला पॉइंट का संक्रमण तत्वों का अंतराकाशीय यौगिक बनाने की क्षमता, यानी कि संक्रमण तत्व जो है वो अंतराकाशीय यौगिक भी बनाते हैं या बना सकते हैं। कैसे कि संक्रमण धातु जो है वो छोटे जो एडाक्रिक परमाणु है, नॉन मेटल एटम जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये क्या है, एडाक्रिक एटम। एडाक्रिक एटम्स को एब्जॉर्ब करके अंतराकाशीय यौगिक बना देते हैं, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण कर देते हैं। धातु परमाणुओं के बीच में, धातु परमाणु की संरचना की बात करें अपन तो धातु परमाणु के बीच में छोटे छोटे स्थान या रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं अंतराकाश। अंतराकाश धातु परमाणु के संरचना में बीच में कुछ गैप्स होते हैं, खाली रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें बोलते हैं अंतराकाश। तो ये छोटे जो एडाक्रिक एटम्स हैं ये इन अंतराकाशों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे अंतराकाशीय यौगिकों का फॉर्मेशन होता है। और इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर धातु की त्रिज्या और एडाक्रिक त्रिज्या के अनुपात पे डिपेंड करती है। अगला गुण देखेंगे अपन इनका, अगला गुण देखेंगे अपन संक्रमण तत्वों का नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक यानी कि संक्रमण तत्व जो है वो ऐसे यौगिक बना देते हैं जिनका संगठन, कंपोजिशन स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार नहीं होता, यानी कि स्थिर अनुपात का जो नियम है उसके हिसाब से
कंप्लीट नहीं होता, ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक, यानी कि स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करना, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक। जैसे अपन बात करें क्यूप्रस सल्फाइड की Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड। अब स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार इस कंपाउंड में कॉपर और सल्फर का अनुपात कितना होना चाहिए, 2:1 सल्फर का 2:1, लेकिन एग्जैक्टली ये अनुपात कितना होता है, 1.7:1, यानी कि स्थिर अनुपात में कमी आ रही है, 1.7:1। स्थिर अनुपात में इससे कमी को या स्थिर अनुपात में इस कमी के कारण या कमी की वजह से जो कंपाउंड बन रहा है या कंपाउंड बना हुआ है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक, जिनमें स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता, वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक। अब अपन बात करें कमी की, यानी कि ये कमी क्यों आई स्थिर अनुपात में, तो ये ऐसा माना जाता है कि धातु में जो क्रिस्टल संरचना होती है उनमें डिफेक्ट की वजह से ये कमी आती है, इस तरह अनुपात में कमी आती है, इसकी वजह से इनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसमें डिफेक्ट की वजह से। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक, जिनमें स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता। अगला देखेंगे अपन आयनों की जल अपघटित होने की प्रवृत्ति। आयनों की जल अपघटित होने की प्रवृत्ति। आयनों की जल अपघटित होने की प्रवृत्ति। यानी कि संक्रमण तत्वों के जो आयन्स हैं उनके ऊपर धनावेश पाया जाता है, यानी कि संक्रमण तत्वों पर धनावेश पाया जाता है और इनके पास n-1d ऑर्बिटल्स जो है वो आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो अपन किसी संक्रमण तत्व के कोई लवण है, यदि उसको अपन जल में घोले, जैसे अपन बात करें किसी संक्रमण तत्व का लवण है कॉपर सल्फेट .FeCl3, ये लवण है, अगर अपन इसको जल में घोले तो धनायन जो है, यानी कि कॉपर सल्फेट .FeCl3 लवण को अपन जल में घोले तो धनायन जो है वो एक आकर्षण बल लगाता है उनके ऊपर जल अणु पर, वो इस प्रकार से लगाता है कि जल अणु का जो ऑक्सीजन एटम है वो धनायन की ओर रहे, यानी कि आकर्षित करता है धनायन इसको जल अणु को, इस दिशा से करता है ऑक्सीजन परमाणु की तरफ से, यानी कि और बाद में क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु का जो लोन पेयर है उसको एक्सेप्ट करके धनायन उसको एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अब ऑक्सीजन क्या करता है, इस कमी को पूरा करने के लिए किसी एक OH बॉन्ड पेयर जो है उसके ऊपर पूराधिकार करके उस कमी को पूरा करता है। यानी कि किसी लवण को अपन जल में घोले तो लवण का जो धनायन है वो जल अणु को अपनी ओर आकर्षित उस दिशा से करेगा जिस दिशा में, यानी कि ऑक्सीजन एटम उसकी तरफ रहे, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर। तो धनायन जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करके एक बॉन्ड बना देता है, बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। ऑक्सीजन इस कमी को पूरा करने के लिए कोई भी एक OH बॉन्ड पेयर जो है उसके ऊपर कंप्लीट अधिकार करके पूरा अधिकार करके उससे कमी को
पूरा करता है। इस रिएक्शन के कारण संक्रमण तत्वों के हाइड्रोक्साइडों का निर्माण होता है या उसके हाइड्रोक्साइडों के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन किसी एक OH बॉन्ड पेयर को कंप्लीट करके या पूर्ण अधिकार करके उस कमी को पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप संक्रमण तत्वों के जो है हाइड्रोक्साइडों के अवशेष प्राप्त होते हैं। अपन बात करें क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु की, तो उनके आयन जो है वो जलापतित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पास खाली ऑर्बिटल मौजूद नहीं होते। जिस प्रकार से संक्रमण तत्वों के पास होते हैं, खाली ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, जिनके कारण उनको क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के आयनों को अपन जल में घोले तो वो जलापतित नहीं होते। ये थे अपने पास संक्रमण तत्वों की प्रॉपर्टीज। कंप्लीट जो गुण थे इनके, उन सभी की अपन चर्चा कर चुके। बाकी जो है अपन उसकी अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।